तो देखा आपने कि अलवर कितना खूबसूरत है, यहाँ की चीज़ें देश विदेश में किस तरह से प्रसिद्ध हैं, लेकिन अलवर को संवारने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, अब उनसे बातचीत करेंगे। तो ऐसे में मैं मेरी सहयोगी चंद्रश्री को मंच पर बुलाना चाहूँगी। चंद्रश्री प्लीज़ आइए और जो तमाम हमारे गेस्ट हैं उनसे चर्चा को आगे बढ़ाइए। चंद्रश्री। थैंक यू सो मच प्रतिज्ञा। खमागड़ी आप सभी को राम राम मेरी तरफ से। मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत और आप सभी को भी। और अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलवर को लेकर हम आज बातचीत करना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सवालों पे आते हैं। सबसे पहले सुनील मेहता जी जो अध्यक्ष हैं सरिस्का टाइगर फाउंडेशन, उनसे मेरा सवाल रहेगा। सर, पर्यटन और पर्यावरण संतुलन की हम बात करेंगे तो अलवर में पर्यटन का अगर हम देखें आधार वो है सरिस्का, और शहर के आर्थिक विकास के लिए पर्यटन बढ़ाना ज़रूरी है, और लेकिन इससे वन्य जीवों की शांति भी भंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का हम खास ध्यान रखते हैं। हम क्या इको टूरिज्म का ऐसा कोई मॉडल बना सकते हैं जिससे रोजगार भी बढ़े और जंगल भी सुरक्षित रहे और अलवर की और प्रगति हो? सर देखिए, अलवर को मैं एक बहुत महत्वपूर्ण शहर मानता हूँ। शहर भारत में, राजस्थान में नहीं, भारत में। एक तो अलवर की स्थिति देखिए, अलवर अकेला ऐसा शहर है जो नेशनल कैपिटल रीजन के साथ सम्मिलित है, अंदर सम्मिलित है। दूसरा, जो अपना जो टूरिज्म ट्रायंगल, जिसे गोल्डन टूरिज्म ट्रायंगल बोलते हैं, उसके ठीक मध्य में स्थित है। तो जो इसका अलवर का जो स्कोप है, जो कैपेसिटी है ग्रो करने की, वो अपार है, वो अनलिमिटेड है। तो अपने पास अलवर में जो आपने कहा इको टूरिज्म तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की जो जैविक विविधता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में इसकी जैविक विविधता मानी जाती है। उसके अलावा इसका जो अलग एक महत्व है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो ज़्यादातर अलवर से गुजरती है, और अलवर में उसका जो सबसे बेहतर रूप है वो अलवर में दिखाई दिया जाता है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो अलवर के लिए, जो इको टूरिज्म और टूरिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी पौराणिक विशेषता। जितने भी महाभारत के अगर आपने पढ़े होंगे तो महाभारत के सारे जितने भी जो हैपनिंग्स या इंसिडेंट्स में हैं वो अलवर के आसपास ही स्थित हैं। अगर आप सरिस्का से देखेंगे, पांडुपोल से देखेंगे, तो सारे आसपास में ये दर्शाता है कि पांडव महाभारत कालीन के दौरान उन्होंने अपना निवास अलवर के आसपास बनाया था, और उस समय कैपिटल अलवर ही थी, जिसका उस समय नाम मत्स्य नगर था। तो अब आगे चलते हैं कि इसका इको टूरिज्म में कितना स्कोप है। अलवर, दुर्भाग्य से अलवर के पास एक जो सबसे प्राइम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, वो है। पर दुर्भाग्य से बीच में कुछ ऐसी घटना हुई कि सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया। मैंने खुद अपने जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं कोकून कॉन्जर्वेंसीज करके, जहाँ पे कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी के साथ लेके हमने जो एक कॉन्जर्वेंसी, नेचर कॉन्जर्वेंसी का हमने महाराष्ट्र में किया है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी कहा, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने 2-3 बार अपनी पब्लिक स्पीचेस में सराहा है। हमें उससे ये चीज़ ज्ञात हुआ कि एक टाइगर, एक हमने जो गोठन गांव में किया, एक टाइगर जो इकोनॉमी को बूस्ट देता है वो साल का 15 से 20 करोड़ रुपए की टर्नओवर करता है। सरिस्का भाग विहीन हो गया, पर फॉर्चुनेटली हमारे सामने दुरानी जी बैठे हुए, जिसके सरिस्का का मैं गॉडफादर कहता हूँ, इन्होंने बहुत मेहनत करी। आज सरिस्का के पास 52 करीब टाइगर हैं, बाघ है। पर अब बाघ टूरिज्म लाता है, और बाघ टूरिज्म लाता है, ये हमने रणथंभौर में देखा कि रणथंभौर की पूरी सवाई माधोपुर इकोनॉमी जो इंडस्ट्री से नहीं होकर बाघों के पीछे चल रही है, वो सरिस्का में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि, और मैं यहाँ पे फील्ड डायरेक्टर के नॉलेज में भी लाया हूँ कि हमारा दुर्भाग्य सरिस्का में ये है कि जहाँ टूरिज्म रूट है वहाँ बाघ नहीं है, और जहाँ बाघ है वहाँ टूरिज्म रूट्स नहीं है। तो हमको ये देखना होगा कि ये संतुलन बैठाना होगा कि टूरिज्म, और दूसरा हमें यहाँ पे जो प्रोत्साहन देना होगा टूरिज्म के लिए, वन विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा, और यहाँ पे प्रशासन द्वारा, कि सरिस्का में इको टूरिज्म के लॉजेस को प्रोत्साहन दें, वो और ज़्यादा आएँ और यहाँ पे स्थापित हों। आधे टूरिज्म इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहने की सुविधा नहीं है सरिस्का के आसपास। तो सरिस्का के पास 52 बाघ है। अपन उस स्थिति से देखें तो सरिस्का अकेला 100 से 150 करोड़ साल का टर्नओवर यहाँ की पब्लिक को दे सकता है। अब तीसरी बात जो मैं कहने वाला हूँ कि जो सरिस्का के आसपास जो क्षेत्र है, जो जहाँ पे ग्रामीण या लोकल कम्युनिटी जिसको हम कहेंगे कि वो खेती करते हैं, खेती से अपना गुजारा करते हैं, सदियों से ज़मीन का बंटवारा होते आ रहा है, दादा से बेटे पे, बेटे से पोते के पास ज़मीन का बंटवारा होते आ रहा है। ज़मीन अब
उपजाऊ तो है, उपजाऊ भी नहीं रही और बढ़ के इतनी गई कि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रही है। तो उनका क्या क्या है। दूसरी बात, अगर वो फसल लेते भी हैं उस छोटी सी जगह में मेहनत करते हैं तो कभी बरसात या मौसम के खाने से बाकी जंगली जानवर आके चढ़ जाते हैं। क्यों एक किसान जो इतनी मेहनत करता है अपने खेत में जंगली जानवर को एंटरटेन करेगा या खुश रहेगा? उसका जरूरत है कि टाइगर आया है, पॉइजन कर दो, मार दो, बेट कर दो, इलेक्ट्रोक्यूट कर दो। तो इसका भी एक समन्वय बैठाना बहुत ज़रूरी है। हमने महाराष्ट्र में गाँव के साथ ये करा है 2-3 जगह पे, जिसका बहुत सक्सेस हुआ है। कोकून कंजर्वेंसी के नाम से हमने किया, उसको यहाँ पर भी अपना सकते हैं। तालवृक्ष रेंज है और रेंजों में अपना के जो लोकल कम्युनिटीज़ है, जो यहाँ के लोकल लोग जो किसान हैं, उनके अभी मन में जो बाघ है वो एक यमदूत की नज़र से देखते हैं। हमें ये परसेप्शन बदल के बाघ को इन किसानों के लिए, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए एक अन्नदाता बनाना है। तो इससे टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल कम्युनिटी में प्रॉस्पेरिटी आएगी, वन क्षेत्र होगा, जैविक विविधता को बचा के रखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इको टूरिज्म अलवर के लिए, अलवर की जो अपन अगर लैंडस्केप देखेंगे या उसकी जो भूगोल परिस्थितियाँ देखेंगे तो अलवर एक भारत में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि इसमें और विकास हो। और बहुत सुंदर जवाब दिया सर आपने। अगला सवाल मेरा जयवीर जी आपसे है। कजारिया जैसी बड़ी कंपनियां अलवर में निवेश तो लाती हैं, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि स्थानीय युवाओं को उनके पास में स्किल सेट नहीं है और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग को वो चाहिए। ऐसे में कजारिया स्थानीय प्रतिभाओं को अपस्किल करने और मुख्य धारा के ऑपरेशंस में जोड़ने के लिए क्या कुछ विशेष काम किया जा रहा है? थैंक यू मैडम। कजारिया सेरामिक्स अपने आप में एक नंबर 1 ब्रांड है इंडिया का। और हमारा जो ये छोटी सी यूनिट है यहाँ थानागाजी में, वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ 50 किलोमीटर चारों तरफ ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। और उस इंडस्ट्री के ऊपर इतना दबाव है। और हम आप ये मान चलिए कि कम से कम 300 से ज़्यादा हमारे पास वहाँ लोकल लोग काम करते हैं। लोकल लोग कहते हैं कि काम नहीं करते, हमारे पास प्लस 300 आदमी लोकल काम करते हैं। और 200 के आसपास जो आदमी हैं हमारे, वो अलवर से बाहर के और पूरे देश के हैं। ये 300 तो हमारे बिल्कुल अलवर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिनमें थानागाजी से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि हम एम्प्लॉय नहीं देते हैं, उसका वो गलत हो सकता है। और हम यहाँ लोगों को प्रशिक्षण देते हैं और यहाँ अच्छी ट्रेनिंग देके हमारे दूसरे प्लांटों में भी उनको हर पोस्ट पर करके भेजते हैं आदमियों को। और हमारा जो प्लांट है मैडम, ये मान के चलिए कि 100% जीरो वेस्टेज प्लांट है। हम लोगों को बहुत सुविधाएं देते हैं। हमने अपने एम्प्लॉय के लिए गाड़ियां लगाई हुई हैं, सभी नज़दीक के जितनी विराटनगर है, थानागाजी हैं, जगह जगह से। और यहाँ पे इतना एम्प्लॉय दिया है कि मतलब ये समझिए कि जो हमारा लोकल वेंडर इतने हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। जो हम पहले शुरू में हमने कंपनी लगाई थी तो ऐसा था कि हमको वेंडर नहीं मिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने क्या है कि लोकल वेंडर प्रोवाइड कर लिए हैं और लोगों का रोज़गार बढ़ा दिया है। हम सामने से, हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम सबसे पहले यहाँ के लोकल लोगों को ही रोज़गार दें। बाहर के लोगों को तो भी तभी देंगे हम जब हमारा अपना यहाँ का जो हमारा लोकल सपोर्ट मिलेगा, तो उन लोगों को ही हम देंगे। हम दूसरे लोगों को क्यों देंगे बाहर से जाने के लिए? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि डिस्ट्रिक्ट अलवर की प्रायोरिटी हमारी रहती है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं अगर उस जगह की हम वो नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे लिए मतलब दुर्भाग्य की बात हो जाएगी। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम लोकल लोगों को प्रायोरिटी पे लेके उनको काम दें, उनको काम सिखाएं। अगर हमारे यहाँ जगह नहीं है तो हम दूसरी जगह भी उनको अपने अदर प्लांट में भेज सकते हैं। और अभी तो रोड लाइन इतनी अच्छी हो गई है कि हमारी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि हम जो है हमारे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर हम कोई मटेरियल लाते हैं, ले जाते हैं, तो उसका भी हमको बहुत उसका फ़ायदा मिल रहा है जी। और सबसे पहले तो लोकल्स यानी कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि सर आपने कहा। और बाहर से तो लोग काम करते ही हैं, बाहर से लोग काम करने के लिए आते ही हैं, लेकिन फोकस ज़्यादा सबसे पहले अगर लोकल्स पे रहेगा तो और उन्नति करेगा जो भी क्षेत्र होगा। सर बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। श्रुतिक जी, मेरा सवाल आपसे है। श्रुतिक कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं।
स्टील सेक्टर और ग्रीन एनर्जी को लेकर हम बात करेंगे सर। स्टील उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन एक बहुत बड़ी चुनौती है और सिनर्जी स्टील अपनी भावी परियोजनाओं में ग्रीन स्टील स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर क्या रणनीति बना रही है और अलवर के औद्योगिक विकास को प्रदूषण मुक्त रखा जा रहा है कैसे? Thank you so much, ma'am. So I think it's a very important topic, and it should reach across India and globe what we are trying to do. So regarding sustainable growth, our vision is aligned with what we have as a country agreed in the Paris Agreement 2015. Aligned to that, the temperature control, the temperature rise should be limited to 1.5 degrees of the pre-industrial growth. And our agenda is very much aligned with that because steel industry is something considered as a red category sector wherein the emission is very huge, carbon emission. And the net zero goal of the globe and India by 2070, we are trying to be net zero. That's an ambition what we have. Globally, by 2015, Western countries are trying to achieve that. And we are trying to engage with the global other nations, other companies within this sector to learn on how do we reduce carbon emission. So a couple of things what we are trying to do is to measure whatever emission is happening. So we are aligning with European regulations. The CBAM, Carbon Border Adjustment mechanism is there by the European Union. So we are trying to measure whatever emission is happening, whatever emission reduction we are able to achieve. Because unless we measure our success in terms of reducing carbon emission, we won't succeed. So that measuring is one thing what we are doing. Secondly, we are trying to do recycling of the products. So we are using recycled products as an upstream, which is pushing our nation, our company into circular economy, which is helping in saving on carbon emission. So that is another major scope and another major work in which steel industry across the globe is trying to move ahead, and definitely government is encouraging on that. So these two are major initiatives. Other than this, as a tech company, as a technology heavy industry company, we are trying to get modern technology, modern machines wherein the carbon emission is minimal. So that is the idea, to improve the process for reduction of the carbon CO2 and CO2 equivalent. So we are trying to adhere to all these best practices globally, and additionally we are trying to engage with global leadership groups wherein the discussion is more on how do we transition this steel industry into a green steel industry. So that transition is something, that journey is what we are trying to move ahead along with other countries. We are trying to partner, India is a partner with Sweden and other countries under a program called Lead It, wherein the industry transition is something as the objective. So we are trying to partner with all these leading thinkers and implement those within our company. And yes, we are based in Alwar, and we are expanding in other places of Rajasthan as well. So the idea is to go green and go sustainable. Within stainless sector, definitely we are one of the market leaders of long products. So we want to take it more and more in terms of all across Rajasthan, spread across, and export as well. So if we go green, it's a long journey what we can take. So that's the idea with which we are moving ahead. Thank you. थैंक यू सर। डॉक्टर नमिता जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि हम वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर आपसे सवाल करना चाहेंगे कि अलवर का औद्योगिक विकास तो तेज़ी से हो रहा है, ये हम सब ने देखा भी है और बहुत अच्छी बात है, जिससे कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या भी एक जो है उससे भी छुटकारा मिलता जाएगा। लेकिन क्या सुलभ इंटरनेशनल यहाँ वेस्ट टू एनर्जी या कचरे से खाद बनाने जैसी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, उसके साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, क्योंकि हम कितनी भी सक्सेस हासिल कर लें, जब तक हमारी हवा और पानी
और भोजन स्वच्छ नहीं होगा तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सुलभ इंटरनेशनल सबसे ज़रूरी जो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी अभी आने वाले हैं, इन्हीं के द्वारा चलाए हुए एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम्स हैं। उसके अंतर्गत हम लोग वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोफेशनल्स पे अलवर में महिलाओं को, बच्चों को और कुछ आदमी भी उसमें आते हैं जो कि बेरोज़गार हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कचरे का समाधान ढूंढें। पॉलिसी हमारी जो रीसेंट है वो है ज़ीरो वेस्ट, सर्कुलर इकोनॉमी, कि ना वेस्ट होगा और ना हमें कचरे को निपटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग दिए जा रहा है, जिसके लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फंड करती है, और हम यहाँ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इस कोर्स की ग्रेजुएट है, तो हम ग्रेजुएट लेवल्स के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। उनको हम वेस्ट को कंपोस्ट में कैसे बदला जाता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का हम किस तरह से उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद घरेलू कचरे को हम क्या करते हैं, हम जो डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके लिए हम उन्हें डिफरेंट हॉस्पिटल्स लेकर जाते हैं कि किस तरह उस बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किए जाए ताकि इन्फेक्शन ना फैले। सिरिंजेस हैं, नीडल्स हैं, बैंडेजेस हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं जो कि इन्फेक्शन फैलाती हैं। इसके अतिरिक्त हम उन्हें ये भी सिखाते हैं कि अपने आसपास का इलाका, सड़क पे जहाँ कचरों का ढेर पड़ा है, हम सब जानते हैं प्लास्टिक वेस्ट में आजकल जो है रेड सबसे ज़्यादा जिसको कि कहते हैं कि महत्वपूर्ण वेस्ट जो कभी ख़त्म नहीं होता है वो प्लास्टिक है। तो उस प्लास्टिक का कैसे डिस्पोजल किया जाए, मिनिमम प्लास्टिक यूजेज कैसे की जाए, वन टाइम प्लास्टिक हम किस तरह यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि आप जाइए, आप हमारे एम्बेसडर्स बनिए, आप अल्टीमेटली इसमें नौकरी भी कर सकते हैं, आप अपना भी काम शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, मगर सफाई रखना, आस पड़ोस का इलाका साफ़ करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, इन सब चीज़ों का आप किस तरह डिस्पोजल करें, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। प्लस ये एक तरह का इकोनॉमिकली वायबल भी है, क्योंकि इसके साथ साथ हम उन्हें वेस्ट टू वेल्थ की भी ट्रेनिंग देते हैं कि उस वेस्ट को आप किस तरह से वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अमेज़ॉन पर भी अपने हैंडीक्राफ्ट्स और वेस्ट टू वेल्थ आर्टिकल्स जो कि बेच रहे हैं। उसके अलावा कई महिलाएं हैं जिन्होंने छोटे स्तर पर यह काम शुरू करा है। कुछ लोग हैं उन्होंने बड़े स्तर पर यह काम शुरू करा है। रिसेंट हम सबको पता है पराली एक कितना बड़ा वेस्ट है जो कि जलाया जाता है और जिससे प्रदूषण फैलता है। हमारे एक स्टूडेंट उस पराली पे मशरूम उगा रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं। तो एक तरह से ये हमें डबल तरह से हेल्प कर रहा है, एनवायरनमेंट को भी साफ़ कर रहा है, प्रदूषण फैलने से रोक रहा है और एक रोज़गार को भी अर्जित कर रहा है। इसके अलावा हम यहाँ महिलाओं को हमारा काफ़ी बड़ा सेटअप है। जो महिलाएं मैला ढोती थीं वो खुद भी बीमार रहती थीं, उनके हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जा रहा था। माँ ने करा, बेटी ने करा, सास ने करा, बहू ने करा, आगे बच्चियाँ करेंगी, उसको भी हमने रोक लगाई है। उन महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी है। हम उन्हें यहाँ पर ब्यूटिशियन का काम, सिलाई कढ़ाई का काम, पापड़ बनाने का काम, बड़ी बनाने का काम, अचार बनाने का काम सिखाकर वो भी अपना रोज़गार कमाती हैं। ये सवाल मैं आपसे करने ही वाली थी और आपने इसका जिक्र कर ही लिया, तो चलिए मैं इससे पहले कि आप तक आऊँ सर, मैं इसी पर आपसे एक सवाल और चाहूँगी कि हम अब महिलाओं की बात करते हैं, जैसे कि मैला ढोने की बात की आपने, और जो बहुत सारी चीज़ें जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, और आज तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। 2 महिलाएं आज स्टेज पर खुद बैठी है यहाँ पर, और ये भी एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए मैम। तो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी महिलाओं को मैला ढोने की मजबूरी से निकाल कर उद्यमिता और की ओर ले जाना सामाजिक न्याय पर कैसा उदाहरण है और कैसे और ये और मजबूत हो सकता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि हमें
महिला सशक्तिकरण एक उम्र के बाद नहीं करना है। जिस दिन बेटी घर में पैदा होती है हमें उसको और लड़कों को बराबरी की निगाह से देखना है। उसे भी वही न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए, उसका भी वही हेल्थ डेवलपमेंट होना चाहिए, उसे भी वही एजुकेशन दी जानी चाहिए जिससे वो बालिका आगे चल के एक सक्षम महिला बन पाए। फिर उस महिला को हम लोग फिज़िकल कर दिया, हमें सोशली करना है, जिसके लिए मैंने बताया आपको कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का EIACP प्रोग्राम करते हैं। उसमें हम उन्हें तरह तरह की ट्रेनिंग देते हैं। लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन उनको बनाना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में हम उन्हें मंदिर के वेस्ट से अगरबत्तियाँ और धूप बत्ती बनाना सिखाते हैं। प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के ही अंतर्गत हम उन्हें कई तरह की और ट्रेनिंग देते हैं। तो वो महिला साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग तभी बन सकती है जब उसका फिज़िकल, एजुकेशनल और सोशली स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जब तक वो महिला कुछ करने की क्षमता नहीं रखती है, उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, तब तक वो महिला अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं समझ सकती है। हर जगह वो पुरुषों से ही सवाल करेगी और पुरुषों से ही पूछ के आगे बढ़ेगी। तो महिला सशक्तिकरण जन्म से लेकर और आखिरी तक जो है हमें सपोर्ट देना है और बाकी काम महिलाएं खुद करती हैं। बहुत सुंदर जवाब मैम। सुनील जी, मेरा सवाल अगर आपसे रहेगा कि जंगल संरक्षण और हरियाली को लेकर अब हम बात करते हैं कि अलवर एक डार्क जोन यानी कि पानी की कमी वाला क्षेत्र भी है ही और बहुत समस्या भी आती है। सरिस्का का घना जंगल मशहूर के शहर के भूजल स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक विकास के बीच हम सरिस्का को लेकर पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पूरा जो इकोसिस्टम है उसे कैसे चलाना है, उसे कैसे भविष्य में जो शहर में जो पानी का संकट है वो ना बने, क्योंकि राजस्थान में बहुत जगहों पर ऐसा संकट आता है। सर, इसको लेकर क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, विश्व भर में जो पानी का स्रोत है 80% जो पानी बड़े बड़े शहरों में, चाहे मुंबई हो, चाहे पेरिस हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, 80% पानी का स्रोत जंगलों में स्थित है, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ द वाटर सोर्स। 80% ऑफ वाटर इज सप्लाइड टू दिस सिटीज़ फ्रॉम फॉरेस्टेड वाटरशेड्स। तो जंगल का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर प्रिजर्वेशन के लिए और ग्राउंड वाटर को, जिसके कहते हैं ग्राउंड वाटर सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। तो एक तो जल का प्रबंधन फॉरेस्ट से ही होता है, जितना फॉरेस्ट कम होंगे उतनी ही जल की समस्या बढ़ेगी। दूसरा, फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो पेड़ करते हैं, और अरावली की श्रृंखला में जो पेड़ हैं वो ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, पोल्यूशन फ्री करते हैं। तो ये मैं फिर कहता हूँ कि अलवर, मैंने पहले भी कहा कि भारत का एक बहुत वो महत्वपूर्ण शहर है। वो उसको मैं देवनगरी भी बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पौराणिक महत्व तो है ही है, पर यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जो जैविक विविधता है, उससे ही आज अलवर का एटमॉस्फेयर ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल है, जल स्तर भी बढ़ेगा। उसी से बढ़ेगा जब अपन फॉरेस्ट को एज इट इज रहने देंगे या फॉरेस्ट का और विकास करेंगे। बहुत सुंदर जवाब सर, और इसी को लेकर हम उम्मीद करते हैं कि अलवर इसको लेकर और प्रगति करे और विकास और होना चाहिए। आप सगला स्टेज माथे पधारिया, इतने सारे सवाल और जवाब दिया, और मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां अपन पैनल वास्ते बजा दो, क्योंकि बहुत सुंदर जवाब दिया है और ये सब थाने वास्ते है। और जो हमने सवाल किए हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके अलवर के विकास से जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत खुश हुए सर आप यहाँ पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैनल का जो हमारा डिस्कशन है इसको मैं यही